everyone, my name is सुरेंद्र कुमार एंड वेलकम टू द ई लर्निंग क्लास। जैसे कि आपको पता है कि हम एमपीपीएससी मेंस को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए हम ऑलरेडी दो लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, जिसमें मैंने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाया है, कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दी है, ठीक है। और हमने एक रोड मैप तैयार किया है कि भाई किस तरीके से हमें चीज़ों को पढ़ना है, ठीक। और सबसे पहला टॉपिक हमारा इसमें क्या होगा, ठीक है, और उसको हम कैसे पढ़ने वाले हैं, तो उसके बारे में जनरल से डिस्कशन हमने अभी किया हुआ है। पर उसमें काम की चीज़ें बहुत सारी आपको बताई गई हैं कि एग्ज़ाम मेंस एग्ज़ाम में क्या क्या आपको चीज़ों का ध्यान रखना है, पढ़ने की स्ट्रेटेजी हमारी किस तरीके की होनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में मैंने वहाँ पे बताया हुआ है, ठीक। तो आप वीडियोस को ज़रूर देखें, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को, ठीक। कोशिश करें कि आप लेक्चर को पूरा देखें, ठीक है, जिससे आप चीज़ों को जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको आप समझ पाएँ और आगे मुझसे आप जुड़ पाएँ, ठीक। फेसबुक पेज के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आगे आपको लिंक मिल जाएगी, तो फेसबुक पेज आप जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको मटेरियल मिल रहा होगा सारा का सारा, जो भी यूट्यूब क्लासेस का मटेरियल होगा या अलग से जो मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कराना चाहे, यहाँ से हर एक व्यक्ति उसको एक्सेस कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, और चीज़ों के साथ जुड़ सकता है, ठीक। यूट्यूब पर मेरे अभी बहुत ज़्यादा लेक्चर्स नहीं हैं, मैंने कुछ 1-2 लेक्चर ही अभी डाले हैं, ठीक है, बाकी कुछ पुराने लेक्चर्स हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से कुछ पता नहीं चलने वाला है, बट अपकमिंग जो टाइम है आगे 1-2 महीने के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, जिससे आप चीज़ों के साथ जुड़ भी पाएंगे और चीज़ों को समझ भी पाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। और आपको पता है कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे या चर्चा कर रहे थे या बात कर रहे थे। तो इस सत्र में या इस सेशन में जो आपका 3rd नंबर का लेक्चर है, इसके अंदर भी हम यही बात करने वाले हैं, ठीक है, और आगे चीज़ों को हम कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, उम्मीद मैं ये कर रहा हूँ कि अभी तक मैंने जो भी इसमें डिस्कशन किया है या जो भी चर्चा की है, वो चर्चा सारी आपको समझ में आ रही होगी, ठीक। तो यहाँ पर हम यूनिट नंबर 1 को डिस्कस कर रहे थे, और यूनिट नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि भैया यहाँ पर भारतीय इतिहास में आपको हड़प्पा से लेकर, ठीक है, 10वीं शताब्दी तक की चर्चा यहाँ पर करनी है यूनिट नंबर 1 में, और जिसमें हमारा पहला टॉपिक जो है वो हड़प्पा ही निकल कर यहाँ पर आता है, ठीक है, या जिसको हम बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। एक ही बात है, अभी आपको थोड़ी देर बाद ये बात क्लियर होने वाली है कि भाई हड़प्पा और सिंधु सभ्यता का ये क्या कॉन्सेप्ट है, दोनों को एक ही कैसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आप आगे समझने वाले हैं, ठीक। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया था लास्ट क्लास में कि भाई 15 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहनजोदड़ो का बृहद स्नानागार, ठीक है। 17 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन पर एक टिप्पणी आपसे पूछी गई थी कि आपको एक टिप्पणी यहाँ पर लिखनी थी 6 मार्क्स में, ठीक है। और 19 में आपसे पूछा गया था रिसेंट में कि भाई हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति का आपको वर्णन यहाँ पर करना था, ठीक है, डिटेल में बताना था 300 शब्दों में। तो 3 क्वेश्चन अभी तक आपके इस टॉपिक से बने हैं, ठीक है। पर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। हर टॉपिक हमें ऐसा लगता है कि यार यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, तो वो हम टाइम टाइम पर डिस्कस करते चले जाएंगे कि 3 नंबर में क्या क्या पूछा जा सकता है, 5 नंबर में क्या बन सकता है और 11 नंबर में। क्योंकि अब हमारा पैटर्न बदल गया है, ये 3 नंबर वाला तो एज इट इज़ है, बस शब्द सीमा उसकी 20 की जगह अब 10 हो गई है, ठीक है। ये आपका 5 नंबर हो गया, 6 नंबर वाला जो है वो 5 नंबर हो गया है, और 15 नंबर वाला कहीं ना कहीं 11 नंबर हो गया। तो कोई बहुत ज़्यादा चेंज यहाँ पर नहीं है, बस चेंज किस चीज़ का है, नंबर का चेंज तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि भाई यहाँ पर 1 नंबर कम किया है और यहाँ पर आपके 4 नंबर कम करे हैं, ठीक है। कम क्या हुआ है, तो कम हुआ है शब्द सीमा, है ना, ठीक है। 20 से अब आपका 10 हो गया, ठीक है। जो 100 था तो उससे अब आपका 50 हो गया है, ठीक है। और जो 300 था उससे अब आपका कितना हो गया भाई, ये 200 हो गया। तो ये बात मेन बात आपको समझनी है। यही सब मैंने डिस्कस किया हुआ है लेक्चर नंबर 1 और 2 में काफ़ी डिटेल में, तो उसको आप जरूर देखें। तो लास्ट के लेक्चर में या लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने ये देखा था कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन को या सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने के लिए या कंप्लीट करने के लिए हमें किन पॉइंट्स पर चर्चा करना जरूरी है, या किन पॉइंट्स को समझना जरूरी है, या किन पॉइंट्स पर बात करना जरूरी है, या किन को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट हम पढ़ लें कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता हमारा कंप्लीट हो जाए ठीक तरीके से, ठीक। तो मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए थे, इन पॉइंट्स पे हमने चर्चा करी थी कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के 3 चरण होंगे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम क्या होंगे उस पर हम बात करते हैं। सभ्यता की निर्माता के बारे में हम बात करते हैं कि भाई निर्माता किसको कहा जाता है। क्षेत्रफल के बारे में हम बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है। विस्तार हम इसका देखेंगे, अगर इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है, भारत में कितना है, पाकिस्तान में कितना है, अफगानिस्तान में कितना है, तो ये थोड़ा सा देखा जाएगा, ठीक है। समय निर्धारण को हम देखेंगे। सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में हम बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषताएं या फीचर्स हम देखने वाले हैं कि भाई क्या यहाँ पर विशेष रहा है, अगर ये 5 नंबर में बन जाए तो हम कैसे लिख पाएँ, ठीक है। नगर नियोजन के बारे में बात होगी, ठीक है। समाज को हम पढ़ेंगे, यहाँ का समाज कैसा था, ठीक। सामाजिक जीवन की विशेषताओं के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। धार्मिक जीवन को हम पढ़ेंगे, आर्थिक जीवन को पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण हम पढ़ेंगे, और आपने अभी देखा भी है कि भाई ये क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा गया था, ठीक।
वर्तमान प्रासंगिकता मैंने बताया कि भाई बनाकर रखना है कि अगर उसको हम वर्तमान में जोड़ना चाहें तो किस तरीके से जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस पर हम कुछ डिस्कशन करेंगे लास्ट में, ठीक है। और हम फिर यहाँ पर देखेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी को कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में रख सकते हैं या उसका हम बेहतर कहीं यूज़ कर सकते हैं ऐसे राइटिंग में या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई क्वेश्चन लिखने में, ठीक है ना, या सिंधु घाटी सभ्यता के फीचर्स में, ये ना, तो इन सब पर हम उसको कनेक्टिविटी उसकी हम बैठा सकते हैं, ठीक है, और उसको उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये एक स्किल है जो हमें आना ही चाहिए, है ना, कि किन चीज़ों का यूज़ कहाँ करना है और कितना बेहतर करना है, तो ये हमें आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हर एक टॉपिक के लिए हर बात पढ़ना जरूरी नहीं है कि हर एक टॉपिक के लिए हर बात को हम अलग से नोट करें या अलग से दिमाग में उसको रजिस्टर करें। आप एक बात को घुमा फिरा कर, ठीक है, अगर वो यूज़फुल है तो आप उसको अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग जगह पर यूज़ कर सकते हो, है ना। कि जैसे भाई सिंधु घाटी सभ्यता से कोई एक टेक्नोलॉजी वाली बात निकली है, तो क्या हम साइंस के किसी क्वेश्चन में अगर हमसे कुछ उससे रिलेटेड चीज़ें पूछी गई हैं कि भाई फ्यूचर में हम जो टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं या कोई बिल्डिंग की कोई टेक्नोलॉजी है या नगरीकरण की कोई पद्धति है, तो हम उसके बारे में कभी अगर डिस्कशन कर रहे हैं, रोडों के निर्माण के बारे में हम बात कर रहे हैं, विनिर्माण के बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, तो क्या हम इस चीज़ को वहाँ कोड करके कोई बहुत बेहतर तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं क्या। तो हमें उन चीज़ों पर थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करना होगा जो एक यूनिक कॉन्सेप्ट बनकर सामने आ रहा होगा कि अगर हम इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो आपकी कॉपीज़ कहीं ना कहीं हज़ारों लोगों में एक यूनिकनेस लेकर आती है कि यार आपको चीज़ें रिप्रेजेंट करने का बहुत बेहतर नॉलेज है या चीज़ें बताने का बहुत तरीका जो आपका है वो एग्जामिनर को पसंद आता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर हो रही होती हैं, ठीक। तो इन पर भी आप डिस्कशन आगे हम जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला पॉइंट हमारा जो बनता है वो बनता है भाई सिंधु घाटी सभ्यता के 3 चरण। इन 3 चरणों का मतलब क्या है थोड़ा सा इसको समझा जाएगा, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसको 3 चरणों में समय के हिसाब से बांटा गया है, ठीक है। इतिहासकार ये कहते हैं कि प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता एक समय है जो 3300 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है, ठीक है। दूसरा ये कहते हैं कि भाई ये परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता की एक स्टेज आती है जो 2600 से लेकर 1900 तक चलती है। परिपक्व का मतलब यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, ये बात समझना है। परिपक्व का मतलब ये होगा कि भाई हाँ, जैसे कोई चीज़ का निर्माण हो रहा है ना इतिहास में या कहीं भी हम किसी भी चीज़ के ऊपर बात करें, भाई कोई चीज़ का निर्माण हो रहा है ना, जैसे मानव का ही निर्माण हो रहा है, तो मानव परिपक्व कब हो जाएगा, ठीक है। या हम ये मान लें कि भाई मान के चलो कोई एक बिल्डिंग बन रही है, तो पहले उसका स्ट्रक्चर होगा, उसका एक बेस होगा, उसके ऊपर जब वो बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी कंप्लीटली, तो उसमें कलर वगैरह हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि भाई ये परिपक्व हो गई है ना, अब ये कंप्लीटली बन गई है ना, ठीक है, कंप्लीटली हो गई। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पहले क्या था मामला और बाद में मामला क्या है, ठीक है, ये चीज़ तो हम पढ़ रहे हैं। तो इसी को हम बाद वाले जो सिचुएशन है उसको हम क्या बोल रहे हैं भाई, उत्तर हड़प्पाई सभ्यता बोल रहे हैं। और इसके पहले जो स्थिति है उसको हम प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता बोल रहे हैं। और बीच वाली जो कंडीशन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पाई सभ्यता बोल रहे हैं। परिपक्व का मतलब क्या है कि भाई इस समय हड़प्पा सभ्यता का जो ओरिजिनल सिस्टम है वो आपको देखने मिल रहा है कि सारे बड़े बड़े नगर आपको देखने मिल रहा है, सारी टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, तो वो इस समय देखने मिल रहा है कहीं ना कहीं। अब इसी को तो लेकर इतिहासकारों में विवाद है कि भाई कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं हड़प्पा सभ्यता तो इस समय थी, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ये पहले भी इसकी झलक देखने मिलती है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई बाद में भी ये देखने मिलती है। तो कुछ लोगों में शामिल क्या है, वो इतिहासकार शामिल हैं, ठीक है, जो ऐसा कह रहे हैं। तो हम आगे इस पर भी बात करेंगे, ठीक। तो अगर मैं आपसे बात कहूँ कि भाई प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता जो है उसका टाइम अगर 3300 ईसा पूर्व से माना गया है तो 2600 तक ये माना गया है। और ये कहते हैं कि प्रारंभ में जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके कुछ उदाहरण हमें जो देखने मिलते हैं, या हम बताएं कि भाई प्रथम हड़प्पाई जो लिपि है उसका प्रथम साक्ष्य हमें यही मिलता है, ठीक है, इस टाइम पीरियड के अंदर, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि ये बात भी एकदम सही है कि हाँ ऐसा हम कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता, मेन हड़प्पा सभ्यता है या जो मेन सिविलाइजेशन है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पहले देखने मिल गई, ठीक। तो वो समय क्या है आपका 3300 से 2600। तो हड़प्पाई लिपि यहाँ देखने मिली है, ठीक है। और इसका एक उदाहरण ये बताते हैं कि 3000 ईस्वी पूर्व के समय हमको ये मिलता है, ठीक है। मतलब एक बात यहाँ पर एक प्रमाण हो गया, एक डेट आपने यहाँ पर दे दी कि हाँ 3000 ईसा पूर्व के समय हमें ये चीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, ठीक। फिर आगे आप देखेंगे यहाँ पर एक हाकरा चरण करके एक जो सभ्यता है, ठीक है, या हम एक कहें कि एक संस्कृति है, सभ्यता नहीं, एक संस्कृति हम इसको कह सकते हैं कि हाकरा चरण जो एक संस्कृति है, इससे संबंधित बताया गया कि भाई इसकी कहीं ना कहीं इसमें कनेक्टिविटी बैठ रही है, ठीक है, या ये कनेक्ट हो रही है। घग्घर और हाकरा नदी में ये आपको
मिला हुआ है, ठीक है। हाकरा चरण करके एक संस्कृति है, ठीक। अब इसके बारे में ज़्यादा डीप हमें नहीं जाना कि 3 चरणों में क्या क्या शामिल है और इसका एक्चुअल में मीनिंग है क्या, ठीक है। इसका मतलब क्या ये कहना चाह रहे हैं कि 3 चरणों का मतलब क्या है, तो उस मतलब को हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी एक विशेषता अगर हम देखें कि भाई इसमें एक केंद्रीकृत इकाई तथा बढ़ते हुए नगरीकरण के गुण हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। कि जो प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता थी इसमें क्या मिल रहा है आपको देखने के लिए, एक केंद्रीकृत इकाई मिल रही है भाई, एक बढ़ते हुए नगरीकरण के गुण मिल रहे हैं कि भाई यहाँ पर नगरीकरण जो है वो बढ़ रहा है। जैसे आप अभी देख पा रहे हैं कि भाई लगभग हड़प्पा में जो खुदाई से प्राप्त जो शहर हैं या जो भी साइट्स हैं उनकी संख्या लगभग आप देखें तो 1500 के आसपास या 1500 के आसपास होती है, जिसमें से आप देखोगे कि 925 या 900 से अधिक आप देखोगे तो आपको इंडिया में ही मिल जाते हैं, छोटे बड़े सब मिलाकर, ठीक है। पर इतने हमें पढ़ने नहीं है, हम कुछ 10-15 ही डिस्कस करेंगे, है ना, जो मेन है आपके, ठीक है, जहाँ से सवाल बन सकते हैं। तो इतने सारे साइट्स इसमें मिले, इसका मतलब क्या, बढ़ती नगरीकरण के जो गुण है वो कहीं ना कहीं कहाँ दिखाई दे गए थे, 3300 से लेकर 2600 के टाइम पीरियड के अंदर दिखाई दे जाते हैं। व्यापार क्षेत्र यहाँ पर विकसित हमें देखने के लिए मिलता है। खेती के भी कुछ साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं जिनमें आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर खेती के भी साक्ष्य मिलते हैं जिसमें आप देखेंगे तो उस समय मटर है, तिल है, खजूर है, रुई है या कॉटन आदि के कुछ साक्ष्य हमें यहाँ पर नज़र आते हैं। तो ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी जब हम पाषाण के बारे में बात कर रहे थे, हमने एक लेक्चर में बात करी थी। तो नवपाषाण के बाद हम देख रहे हैं कि भाई हाँ किस तरीके से कृषि या खेती लोग करते हैं। पहले लोग जो थे, आदि मानव या लोग जो थे वो पहले क्या थे, पाषाण काल में घूमते फिरते रहते थे खाने की खोज में, है ना, कच्चा मांस खाते थे, ये सारी चीज़ें करते थे इनके पास, है ना। फिर देखते हैं आपकी भाई कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया, है ना। फिर इनने स्थायी एक जगह पर रहकर, पहले ये घूमते थे, फिर स्थायी इनने एक जगह पर रहकर क्या किया, रहना स्टार्ट किया। फिर यहाँ पर इन्हें कृषि भी चालू कर दी, ठीक है, एक जगह पर जब ये रहे तो इस तरीके की चीज़ें, तो वो चीज़ें कहाँ कनेक्ट हो जाएंगी आपकी, यहाँ कनेक्ट हो जाएंगी, मतलब यहाँ भी होंगी और यहाँ भी होंगी, ठीक है। तो फिर यहाँ पर एक स्थान भी मिलता है, हम आगे पढ़ेंगे, कोट दीजी करके एक स्थान मिलता है। इस स्थान जो ये स्थान है, कोट दीजी नामक स्थान जो है वो इस चरण को प्रदर्शित करता है या इस चरण को बताता है और ये कहता है कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता के अंतर्गत आती हैं, ठीक। सेकंड अगर हम बात करें यहाँ पर तो परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता का मतलब ये है कि भाई ये परिपक्व अवस्था में जब हड़प्पा सभ्यता थी तो उस समय को अगर हम देखें तो 2600 से 1900 का समय वो आता है। इस चरण में इस चरण में हड़प्पा सभ्यता बड़े बड़े नगरीय केंद्रों में परिवर्तित हो चुकी थी। जैसे कि भाई हड़प्पा हम देखें, हड़प्पा एक शहर आपको मिल रहा है, ठीक है। मोहनजोदड़ो काफ़ी विशाल या बड़ा शहर मिल रहा है। लोथल आपको मिल रहा है ना, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यापार या दूसरे देशों के साथ कनेक्टिविटी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो आप देखो कि ये अवस्था जो है ये परिपक्व अवस्था कहला रही है इसकी, ठीक है। इस सभ्यता का जो क्रमिक पतन है वो ये बताया जाता है कि 1700 ईस्वी पूर्व से माना जाता है और ये कहा जाता है कि 1700 ईस्वी पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर जो है वो समाप्त हो गए थे और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डिक्लाइनेशन वाली स्थिति है वो बन जाती है, ठीक। और आगे आप देखते हो कि वैदिक सभ्यता स्टार्ट हो जाती है और हड़प्पा सभ्यता कंप्लीटली क्या हो जाती है आपकी, डिसकनेक्ट हो जाती है, या यहाँ से हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि भाई चीज़ें समाप्त हो रही हैं, ठीक, या पतन हो रहा है ये कह सकते हैं, ठीक। उत्तर हड़प्पाई सभ्यता का मतलब ये है कि 1900 से लेकर 1300 ईस्वी पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है इसको उत्तर हड़प्पाई सभ्यता कहा गया है। इतिहासकारों का ये मत है या ये कहते हैं कि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, जो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बाद की जो संस्कृतियाँ हैं उन संस्कृतियों में भी इसके तत्व देखे जाते हैं। मतलब किसके, हड़प्पा के, कि हड़प्पा के बाद की जो चीज़ें हैं उनमें भी हड़प्पा के कुछ अंश देखे जाते हैं, कुछ तत्व देखे जाते हैं, कुछ एलिमेंट देखे जाते हैं, ये कहना ये चाह रहे हैं। तो इसीलिए इस टाइम पीरियड को 1900 से 1300 को क्या कहा है, इसको कहा है उत्तर हड़प्पाई सभ्यता। अब इस समय क्या मिलेगा, तो इस समय आप देखोगे कि वैदिक सभ्यता या वैदिक सिविलाइजेशन ही आपको देखने मिल रहा है। लेकिन ये तो पूर्णतः क्या है, एक ग्रामीण सभ्यता है, या हम क्या कहें कि भाई इस सभ्यता में हमें क्या मिल रहा है, ग्रामीण जीवन को हम देख पा रहे हैं सारी चीज़ों को। और ये सभ्यता जो थी ये क्या थी, एक शहरीकृत सभ्यता थी, ठीक है ना। अर्बन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अर्बनाइजेशन, ठीक है, और ये ठीक है मतलब ग्रामीण, ठीक। तो ये चीज़ है। कुछ पुरातात्विक आंकड़ों के अनुसार उत्तर हड़प्पा काल का जो अंतिम समय है ना वो 1000 से 900 भी बताया गया है, ठीक। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये निष्कर्ष या एक बात निकलती है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कहीं ना कहीं एक टाइम पीरियड में नहीं बंधी थी, इसके पहले भी कुछ चीज़ें थीं और इसके बाद भी कुछ चीज़ें हमें ऐसी देखने के लिए मिल रही हैं जहाँ पर हम कहीं ना कहीं ये कह सक रहे हैं कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो एक टाइम में हम नहीं बांध सकते हैं, पर हम ये कह सकते हैं कि जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता है वो 2600 से 1900 के बीच का टाइम है। और आप इसके प्रमाण भी दे सकते हैं कि भाई हम इसमें कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर बड़े बड़े नगर मिलते हैं जिनमें हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, ठीक है। और इसके बाद आप बता सकते हैं कि हम इसमें क्रमिक जो इसका विकास है वो सबसे ज़्यादा इस टाइम पीरियड में हुआ होगा, क्रमिक विकास, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे कि इसका क्रमिक पतन स्टार्ट हो जाता है और कुछ टाइम के बाद इसका क्या हो जाता है, कंप्लीटली पतन हो जाता है। इतनी बड़ी सभ्यता का विनाश हो जाता है, सभ्यता खत्म हो जाती है ना, एंड हो जाती है, ठीक। और एक नई सभ्यता या नया सिविलाइजेशन आ जाता है, ठीक। तो
इन चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में, ठीक है। उसमें आप इन चीज़ों को कोड कर सकते हैं, और अगर कभी ऐसा हुआ कि भाई 3 नंबर में आपसे सिंधु घाटी सभ्यता के चरण पूछ लें, ठीक है, तो आप इनको एक एक लाइन के हिसाब से बता सकते हो। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता आप लिखेंगे, उसका टाइम पीरियड लिख देंगे, और आप इनमें से कोई एक या दो छोटे से पॉइंट, बिल्कुल देखो पॉइंट छोटे क्यों होने चाहिए, क्योंकि हमें शब्द लिमिट का ध्यान रखना है। और मैंने बता दिया कि पॉइंट आप किस तरीके से पॉइंट को कंप्रेस करके बिल्कुल 2 शब्दों में 3 शब्दों में ला सकते हैं। जो मेन बात हम जो थीम में कहने चाह रहे हैं, आप उसको बस केवल बता के छोड़ दें, है ना, तो एग्जामिनर समझ जाएगा, है ना। क्योंकि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना, या एक्सपर्ट ही आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा, है ना, तो आसानी से बात समझ जाएगा कि हाँ आप ये कहना चाह रहे हैं, आपके इसके अंदर ये भावना छुपी थी, तो हमें उस पर काम करना पड़ेगा, ठीक है, उस चीज़ को समझना पड़ेगा। क्योंकि हर चीज़ एक्सप्रेस करना पेपर के ऊपर अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शब्द लिमिट ही इतनी कम है, और ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और जो व्यक्ति इस चैलेंज में पार हो जाएगा, या इस बात को समझ पाएगा कि हम कैसे अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके कम शब्दों में अपनी बात कहें, वो व्यक्ति मेंस एग्ज़ाम को, ठीक है, पार कर पाएगा, है ना। ये सीधी कहानी आपकी यही है, ठीक है, कि अगर आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, आपके अंदर ये स्किल है, ठीक है, या स्किल नहीं है तो आप उसको ईजाद कर लें, उस स्किल को, है ना, उस स्किल को आप बना लें अपने अंदर। आंसर राइटिंग, है ना, कुछ इस तरीके से करें कि जो टास्क है उस टास्क को हम बहुत बेहतर तरीके से कंप्लीट कर पा रहे हों, तभी हम भाई कुछ आगे इसमें कर सकते हैं। तो इस पे हमें काम करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए, अब आगे हम थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पर करेंगे भाई सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम जो हैं, ठीक है, उनके ऊपर थोड़ी सी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ठीक, कि सिंधु घाटी सभ्यता के और नाम क्या हैं या अन्य नामों में। यहाँ पर हमें इसके अन्य नाम जानने से पहले एक बात को समझना पड़ेगा कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता ही इसको क्यों कहा गया, है ना। हालांकि ये नाम जो है वो जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया था, इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया था। और नाम क्यों दिया गया था, देखो मैंने आपको बताया था कि दुनिया में जितनी भी सभ्यताओं के बारे में हम बात करते हैं, वो सभ्यताएं कहीं ना कहीं नदियों के किनारे ही पनपी हैं, नदियों के किनारे ही वो सभ्यता फली फूली है, ठीक है। तो यहाँ भी नदी का नाम आपको पता है कि भाई सिंधु नदी यहाँ पर है, ठीक है। तो सिंधु नदी के कारण ही हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। एक चीज़ निकल कर आई, ठीक है। तो क्या यहाँ पर केवल सिंधु नदी है, तो नहीं, सरस्वती नदी आपको मिलती है, तो इसी कारण आप देखोगे कि इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा गया, है ना। सिंधु नदी है, यही आपकी सरस्वती नदी है, तो इसी इसी कारण से सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा गया। एक नाम आपका ये भी निकल कर आता है, ठीक। फिर आप देखोगे कि चिनाब नदी भी यहाँ आपको मिलती है, सतलज है, झेलम है, रावी है, ब्यास है, ठीक है, इनकी सहायक नदियाँ हैं। और हालांकि आगे चलकर इसको फिर सप्त सिंधु प्रदेश भी कहा जाएगा। हम आर्यों के टाइम पर या उनके आगमन के टाइम पर इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। तो मुख्य नदी जो थी वो मुख्य नदी सिंधु नदी ही है, तो इसी कारण मुख्य नदी के नाम पर हम आप कह सकते हैं कि भाई ये सिंधु घाटी सभ्यता इसको नाम दिया गया होगा, ठीक। और ये नाम किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है, तो जॉन मार्शल के द्वारा ये नाम दिया गया है। आपको थोड़ा सा ये याद रखना है, ठीक है, कि इनके बारे में हम आगे भी डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। जॉन मार्शल के द्वारा ही ये नाम दिया गया। अब अन्य नामों में हम बात करते हैं कि भाई दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम इसको सैंधव सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। इसको सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। इसके फैक्ट हैं कुछ, तो हम आगे इन पे बात करेंगे कि सैंधव जो है वो क्या कनेक्टिविटी है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है, तो इस पर भी देखेंगे हम थोड़ा सा, ठीक है। और आगे हम अगर देखें तो हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम दिया गया, तो बताया जाता है कि जब इसकी खुदाई करी गई थी इस सभ्यता की, सबसे पहले जब रिसर्च की गई थी, तो सबसे पहला जो नगर मिला था वो हड़प्पा ही मिला था। और जब पहला नगर हड़प्पा मिला तो इसीलिए इसे फिर नगरीय सभ्यता कहा गया, ठीक है, और इसे नाम भी दे दिया हड़प्पा सभ्यता, है ना। तो एक कहानी आपकी ये बन जाती है। अच्छा, हड़प्पा नाम किसके द्वारा दिया गया, तो एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम होता है अर्नेस्ट मैके। एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है, अर्नेस्ट मैके। तो अर्नेस्ट मैके जो व्यक्ति थे, इन्हीं के द्वारा इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया, ठीक। लेकिन सिंधु सभ्यता किसके द्वारा कहा गया, तो सिंधु सभ्यता जॉन मार्शल के द्वारा कहा गया। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, फैक्ट के ऊपर हम बहुत ज़्यादा बात तो नहीं कर रहे हैं, पर थोड़ा सा फैक्ट जानना जरूरी है, जिससे एक कनेक्टिविटी बन पा रही हो चीज़ों के बीच में, ठीक। वर्तमान में हम बात करें कि भाई जितने भी स्थल खोजे गए हैं उनमें सर्वाधिक स्थल जो हैं वो गुजरात में मिलते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, ठीक। अब यहाँ पर आप एक बात समझें कि इसे प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा गया। और ये तो आपको क्लियर हो रहा है कि भाई जब पहला नगर हड़प्पा मिला और ये नगर था, ठीक है, और आगे कंटिन्यू खुदाई करी गई तो नगर ही मिले हैं, ठीक है। तो इससे ये अनुमान लगाया गया या चीज़ें क्लियर हो गई साक्ष्य के आधार पर कि भाई ये नगरीय सभ्यता ही है ना, ग्रामीण सभ्यता नहीं है। पर कुछ हमें ग्रामीण साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन ये नगरीकृत सभ्यता ही थी, ठीक है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। अर्बन सिविलाइजेशन हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक।
आगे आप देखो इसको तो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा गया है, मतलब कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है ना। तो ये तो हालांकि हम नवपाषाण या पाषाण काल के टाइम पर हम डिस्कस कर चुके थे ना कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, ठीक है। तो कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको कहा गया, ठीक। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसको कहा गया, ठीक है। और हाफ हिस्टोरिक सिविलाइजेशन मतलब आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी इसको कहा गया है, ठीक। इस बात को आप समझ पा रहे हैं, ठीक। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आद्य ऐतिहासिक हिस्टोरिक सिविलाइजेशन है मतलब आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। तो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि आद्य ऐतिहासिक सभ्यता का मतलब ये होता है कि भाई आपको चीज़ें लिखित रूप में तो मिली हैं पर आप उनको ठीक तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर पाए, आप उनको पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं, इसीलिए उसको क्या कहा गया है, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता का नाम दिया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो एक तरीके से क्या है, इसी फॉर्मेट के अंदर फिट बैठती है कि भाई आद्य ऐतिहासिक सभ्यता ये, इसीलिए इसको कहा गया है ना कि भाई यहाँ हमें जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उन चीज़ों को या उन लिपियों को हम ठीक तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर पाए हैं या उनको पढ़ने में हम कंप्लीटली सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं, इसी कारण इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है, एक नाम यहाँ पर और लिखना था मुझे, ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक। तो ये कुछ नाम है, हमने इसको इसलिए जाना है कि भाई हो सकता है कि कभी आपसे 3 नंबर में पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम बताएं, ठीक। तो आप इसको लिख सकते हैं बढ़िया तरीके से, आप लिख सकते हैं कि भाई हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, किसने नाम दिया है आप साइड में ये भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जाएगा, ठीक है। प्रथम नगरीय सभ्यता, ठीक है, तो एक रीजन आप देख सकते हैं कि भाई प्रथम नगर हड़प्पा मिला इसलिए हमने इसको ऐसा कहा, ठीक है। कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है, क्योंकि इसका यूज़ ये लोग ज़्यादा करते थे तो इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है। हमें इस धातु का यहाँ पर साक्ष्य मिला है, ठीक है ना, और किसी धातु का साक्ष्य नहीं मिला इसलिए हम इसको कांस्य युगीन सभ्यता कह रहे हैं, ठीक है। सिंधु सरस्वती सभ्यता हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रमुख नदी सिंधु है और उसकी सहायक नदी या अन्य नदियों में हम अगर देखें, ठीक है, तो हमें उन नदियों के नाम मिल रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में स्थित होने के कारण या इन दोनों से कनेक्ट होने के कारण हम इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता कह रहे हैं, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक के पीछे का रीजन आपको पता है कि भाई हमें यहाँ पर जो भी साक्ष्य या जो एविडेंस मिले हैं उन एविडेंस को या उन लेखों को या उन चीज़ों को या उनकी लिपियों को हम ठीक तरीके से नहीं पढ़ पाए हैं, इसलिए उसको हम आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कह रहे हैं या उसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा गया है, ठीक। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पर याद रखने की कोशिश करेंगे। आगे फिर हम बात करते हैं कि सभ्यता के जो निर्माता हैं, ठीक है, उसमें किन लोगों के नाम आते हैं, ठीक। सो आप देखेंगे सभ्यता के निर्माता जो है, ठीक है, भूमध्य सागरीय या द्रविड़ लोगों को कहा गया है, ठीक है, भूमध्य सागरीय या द्रविड़ लोग, है ना, मतलब आप कह सकते हैं, ठीक है। इस सभ्यता से अगर हम बात करते हैं तो 4 प्रकार के मानव प्रजाति के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं या मिलते हैं, ठीक है। उन 4 प्रकारों में आप देखेंगे तो भूमध्य सागरीय लोग हैं जो सर्वाधिक पाए गए, ठीक है, या सर्वाधिक हमें मिलते हैं, ठीक है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, मंगोलाइड है और अल्पाइन है, ठीक। सेम चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। इंग्लिश में मैंने बताया था हालांकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, या कुछ एरर हो सकते हैं तो आप इसको एक बार चेक कर लेना ठीक तरीके से। मैं भी इस पर कोशिश कर रहा हूँ कि कोई एरर ना हो, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। मैं हिंदी लैंग्वेज को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जैसे हिंदी वाले लोगों को चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही हूँ, ठीक है ना, और आप इंग्लिश वाले जो भी लोग हैं तो मैं उसको भी कवर यहाँ पर करने की पूरी कोशिश करूँगा। जो भी टर्मिनोलॉजी है उसको हम इंग्लिश में भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जिससे चीज़ें समझ में सबको ही आ रही हूँ, ठीक है। और हम लैंग्वेज के चक्कर में ना पढ़कर हम कॉन्सेप्ट को या चीज़ों को समझने की ज़्यादा कोशिश करेंगे जिससे हम दोनों ही भाषाओं में ठीक तरीके से चीज़ों को समझ पाएँ। तो यहाँ पर एक निष्कर्ष आपका ये फाइनली निकल जाता है कि भाई जो आप अगर कोई चीज़ इसमें लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप इसको कोड कर सकते हैं कि सभ्यता के निर्माता जो है वो भूमध्य सागरीय लोग, ठीक है, या द्रविड़ लोग कहलाए, ठीक है, सिंधु सभ्यता के निर्माता, ठीक। और हम अगर ये कहें कि भाई 4 प्रकार की मानव प्रजाति के हमें साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं, उसमें सर्वाधिक जो थे वो भूमध्य सागरीय लोग ही थे, तो इसी कारण हम ये कह पा रहे हैं कि भूमध्य सागरीय या द्रविड़ लोग जो हैं वो इस सभ्यता के निर्माता माने गए, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा मिली है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई निर्माता ये हैं। इसके अलावा हमें इनके साक्ष्य भी यहाँ पर प्राप्त होते हैं जिसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड और अल्पाइन भी हमें यहाँ पर देखे हमें मिलते हैं या देखे गए हैं, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, फिर हम आगे इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि 1861 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम, तो इनका नाम क्यों जरूरी है, हम यहाँ ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं थोड़ी सी, ठीक है, जो जरूरी है यहाँ पर करना, ठीक है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, ठीक है, इनको भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता कहा जाता है, ये आपका पॉइंट एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है, ठीक है।
अलेक्जेंडर जो कनिंघम है, इनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक, इसके आगे अगर हम बात करते हैं कि भाई हम इसके आगे चलते हैं तो लगभग 1871 के आसपास, ठीक है। देखो, इतिहास में टाइम को लेकर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में विवाद रहता है, तो टाइम हमें देखना तो है, ठीक है, पर टाइम के ऊपर हम बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, है ना। जिन चीज़ों का टाइम बिल्कुल परफेक्ट है, एग्जैक्ट है, आपको बाकायदा चीज़ें बताई जाएंगी कि हाँ इस टाइम पर ये हुआ है और बिल्कुल ये 100% श्योर है, ठीक है। पर जहाँ पर चीज़ें नहीं हैं अवेलेबल थे ना, तो वहाँ पर रिसोर्सेज भी अलग अलग, रिसोर्सेज में अलग अलग टाइम मिलता है, तो हम वहाँ पर टाइम का डिस्कशन के पीछे हम ना रहें, हम मेन कॉन्सेप्ट को देखें, है ना, ठीक है। भाई ऐसा हो सकता है कि अगर आप मेन टाइम के पीछे पड़े रहोगे तो मेन कॉन्सेप्ट से दूर हट जाओगे। मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर हम रहेंगे तो हम जैसे कहीं टाइम नहीं भी लिखते हैं मेंस एग्जाम में और हम मेन कॉन्सेप्ट को लिख देते हैं, तो आप चलो ये मान के चलें कि हम चलो ठीक है आधा नंबर हमारा कटेगा, पर हमें जो मेन नंबर है वो हम नंबर ले पा रहे होंगे, ठीक है, या हमें मिल पा रहे होंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए परेशान नहीं होना है, ये बात भी आप याद रखें, है ना। जहाँ टाइम एग्जैक्ट होगा वो आपको मिल रहा होगा और जहाँ नहीं होगा वहाँ पर हमें परेशान नहीं होना, ठीक। तो 1871 में क्या हुआ कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग सर्वप्रथम बनाया गया, ओपन किया गया, ठीक है। और इस समय हम अगर बात करें तो आगे आने वाले टाइम में लॉर्ड कर्जन के समय, जब 1899 से 1905 के टाइम पीरियड की बात आती है, तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में इसको केंद्रीकृत कर दिया गया, इसको सेंट्रलाइज कर दिया गया, किसको, पुरातत्व विभाग को, ठीक। और आगे चलकर फिर इसकी जॉन मार्शल जो हैं, ठीक है, जॉन मार्शल जो हैं वो इसके पहले निदेशक बनाए गए, ठीक है। इसके जॉन मार्शल जो है वो पहले निदेशक बनाए गए। अब बात आती है कि सर पुरातत्व सर्वेक्षण जो है, या जो आगे चलकर हम जिसको कहेंगे, ठीक है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, तो इसके बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है उसके बारे में आप दो तीन पॉइंट याद रख के चलें, ठीक है, कि जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है आपका, ठीक है, ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन है, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी बात की जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, ठीक है, इसका हेड क्वार्टर, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि भाई नई दिल्ली में ये है, ठीक। और तीसरी बात, जो इसके वर्तमान महानिदेशक हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने शायद वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मैं भी इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप ये जरूर देखें, ठीक। तो एक वीडियो आपको मिल जाएगा पाषाण काल वाला, ठीक है, या पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए मैंने वहाँ पर अलग से फैक्ट्स बताए हुए हैं, तो उसके अंदर मैंने बताया है वर्तमान निदेशक का नाम और इसके बारे में सारी जानकारी आपको बताई होगी, तो आप इसको थोड़ा सा देखेंगे, ठीक। तो आप देखो तीन जो पॉइंट है वो आपके सॉलिड पॉइंट हैं, तो आपको पक्की बात है कि भाई यहाँ से अगर ये आता है तो हम नंबर यहाँ से लेकर आ सकते हैं, ठीक। साथ ही साथ हम एक चीज़ और देखें कि भाई 1863 के टाइम में या 1863 के आसपास एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम क्या होता है, रॉबर्ट रॉबर्ट ब्रसफूट, ठीक है। रॉबर्ट ब्रॉसफूट, ठीक है, एक व्यक्ति आते हैं 1863 के आसपास। ये 61 में मैंने अलेक्जेंडर कनिंघम की बात करी, ठीक है। तो 63 में मुझे ये बात करनी थी, ठीक है। 63 में रॉबर्ट ब्रॉसफूट करके एक व्यक्ति आते हैं और इन्होंने क्या किया, भारत में पहली बार पुरातात्विक अन्वेषण का काम किया। तो इस बात को भी आप याद रख लें कि 1863 में रॉबर्ट रॉबर्ट ब्रॉसफूट के द्वारा पहली बार, ठीक है, जो भारत है उसमें अन्वेषण का काम चालू किया गया, पुरातात्विक खोजों के लिए काम किया गया, ठीक है। और उसी के बाद फिर आपकी ये श्रृंखला चलती चली जा रही है, ठीक। अब इसके पहले अगर हम बात करें तो 1820 में एक थॉमसन नामक व्यक्ति थे, ठीक है, इन्होंने डेनमार्क के एक कोपेनहेगन संग्रहालय है उसमें सामग्री जो भी थी, ठीक है, उसके आधार पर चीज़ों को तीन भागों में डिवाइड किया था, पाषाण काल, ताम्र युगीन, ठीक है, और लौह युगीन, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि भाई तांबा और टिन मिलकर ही कांस्य बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से इनने कुछ संस्कृतियों के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर बताया हुआ है कि पाषाण काल की संस्कृतियाँ हैं, ताम्रयुगीन संस्कृतियाँ हैं, कांस्ययुगीन संस्कृतियाँ हैं, लौहयुगीन संस्कृतियाँ हैं, है ना। तो हम इनको अगर जानेंगे बहुत डिटेल में तो फिर हम अपने सिलेबस से फिर भटक रहे होंगे, ठीक है। और फिर आप देखो कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, तो मैंने उस वीडियो में इसके बारे में भी बताया है, ठीक है, कि जहाँ पर खुदाई से प्राप्त चीज़ों को रखा जाता है, म्यूजियम जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में खुदाई से प्राप्त चीज़ों को यहाँ पर रखा जाता है, ठीक है। और आप देखोगे तो मध्य प्रदेश में ये आपको मिलने वाला है, भोपाल में, ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप देख के चलें, हो सकता है भाई 3 नंबर में ये चीज़ें बनाई जाएँ, ठीक। तो यहाँ पर आप चीज़ें क्लियरली समझ पा रहे हैं। तो ये शायद 1902 के आसपास जॉन मार्शल यहाँ पर ये निदेशक बनाए गए थे पहले, है ना। तो पहले निदेशक हैं इसलिए आप नाम जरूर याद रखें, ठीक है। और वर्तमान निदेशक जो भी हैं उनका नाम भी जरूर याद रखें, दो नाम आप जरूर याद रखें, क्योंकि वनडे एग्जाम में तो ये सवाल बन ही सकता है, ठीक है। वनडे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, प्री में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप थोड़ा सा याद रखने की कोशिश यहाँ पर करेंगे।
चलिए, तो आगे हम यहाँ पर बात अब करने वाले हैं, ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता किस तरीके से चर्चा में आती है या किस तरीके से इसका इन्वेंशन होता है, ठीक है, खोज होती है। तो उसके लिए थोड़ी सी हम एक बैकग्राउंड को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था कि अभी तक हमें चीज़ों के बारे में पता नहीं था, है ना। मतलब हम अगर 1800 के टाइम पीरियड की बात करें या उसके पहले हम अगर देखें, तो हमें चीज़ों के बारे में नहीं पता था कि भाई हम ये मानकर चल रहे थे कि भाई वैदिक सभ्यता है सबसे प्राचीन सभ्यता है, ठीक है, भारत में, और ये चीज़ें हैं, ठीक है। और दुनिया की बाकी सभ्यताओं के बारे में जानकारी थी उपलब्ध, इसलिए हमें उनके बारे में पता था कि भाई हाँ, मिस्र में सभ्यता है, या मेसोपोटामिया की हम बात करें अगर हम, या चीनी सभ्यता की बात करें हम, तो जितनी भी सभ्यताएं उस समय थी तो हम उनके बारे में चीज़ें जान पा रहे थे, ठीक। तो होता क्या है कि 1826 का समय था, ठीक। ब्रॉस फूट के द्वारा भारत में पहली बार पुरातात्विक अन्वेषण कार्य किया गया, लेकिन उसके पहले भी क्या हमें कुछ पता चला है, तो हाँ। तो 1826 का टाइम पीरियड है, और इस सभ्यता के बारे में सबसे पहली जानकारी एक निकल कर आती है किस व्यक्ति के द्वारा, चार्ल्स मेसन के द्वारा, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक टीले के बारे में बताया, जो टीला क्या था, हड़प्पा का टीला था। अभी हम एक पिक्चर भी देखेंगे, उसमें आप आगे देख पाओगे कि इस तरीके से एक टीला बना हुआ है, ठीक है, और इसे ही हड़प्पा का टीला कहा गया है। तो इस टीले के बारे में सबसे पहले जानकारी किस व्यक्ति के द्वारा दी गई थी, चार्ल्स मेसन के द्वारा, ठीक। पर कहीं ना कहीं इस बात को इग्नोर कर दिया गया, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, ये बात दब जाती है, ठीक। फिर आगे क्या होता है कि 1826 के बाद ब्रिटेन बंधु जो हैं, ठीक है, तो इनके द्वारा यहाँ पर क्या हुआ कि रेलवे का जो काम है, ये काम चल रहा था, ठीक है, रेलवे के विकास का काम चल रहा था, रेलवे के डेवलपमेंट का काम चल रहा था, जिसमें एक रेलवे ट्रैक को यहाँ पर बनाया जा रहा था, ठीक। 1853 से लेकर 1856 के बीच की ये घटना है। तो जब रेलवे ट्रैक का यहाँ पर काम चल रहा था, और यहाँ पर जो ब्रिटेन बंधु थे, दो व्यक्तियों के नाम यहाँ पर आते हैं, तो ब्रिटेन बंधुओं के द्वारा यहाँ पर क्या हुआ, कुछ ईंटें इनको प्राप्त हो गई यहाँ पर, ठीक है, कुछ ईंटें इनको मिली, ठीक है। बाद में ये बताया जाता है कि इन ईंटों को ट्रैक में, रेलवे बनाने में या ट्रैक बनाने में इसका यूज़ वगैरह किया गया, जो भी है, तो हमें उसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मेन बात जो है कि भाई कराची से लाहौर तक एक रेलवे लाइन का काम यहाँ पर चल रहा था, ठीक है, मेन चीज़ है ना। और यहाँ पर ब्रिटेन बंधु जो हैं, ठीक है, दो लोग जो हैं, ठीक है, वो यहाँ पर इस काम को देख रहे थे। तो इन्हीं की देख रेख में यहाँ पर कुछ ईंटें मिलने के हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो जब ये चीज़ें चल रही थी, तो भाई 1853 से 56 के बीच में, तो इन्होंने क्या किया, ये जानकारी किसको दे दी, कनिंघम को दे दी, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है, या कनिंघम महोदय को ये जानकारी दे दी, ठीक। तो जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, ठीक है, जो कनिंघम महोदय हैं, ठीक है, ये कनिंघम लिखा होगा, ठीक है, तो कनिंघम महोदय ने, या इनके नेतृत्व में ईंटें जो हैं वो हड़प्पा से प्राप्त हुई। मतलब सबसे पहले हमें क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ, तो ईंटें मिलने के साक्ष्य हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं, ठीक है। और ये कब होते हैं, तो रेलवे ट्रैक के दौरान, ठीक। अब जब ये सारा कुछ सिचुएशन हो जाती है, ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ चर्चा में आती हैं, ठीक है, खुद है ना। और फिर इस पे ज़्यादा कुछ डिसीजन नहीं लिए जाते और कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर होता तो हमें ये पता चल जाता कि भाई 1850 के आसपास या 56 के आसपास हड़प्पा सभ्यता मिली है, और ये नगरीकृत सभ्यता और ये सारी चीज़ें, हमें कुछ ऐसा पता नहीं चला। फिर आगे क्या होता है, आपने जैसे अभी देखा कि भाई किस तरीके से पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन होता है, ये सेंट्रलाइज होता है, ठीक है, इसके महानिदेशक बनाए जाते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है। तो आप देखो फिर 1921 के समय में भारतीय पुरातत्व विभाग के जो जनक थे वो कौन थे, सर जॉन मार्शल, ठीक है, 1921 के टाइम पीरियड में। तो इनको जब ये जनक यहाँ पर थे, तो इन्होंने क्या किया, दयाराम साहिनी को हड़प्पा भेजा था। क्यों भेजा था, क्योंकि वहाँ से ईंटें मिलने की कोई जानकारी मिली थी। और अब जब कोई साक्ष्य मिला है, कोई जानकारी मिली है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि यार उस चीज़ को थोड़ा सा और देखा जाए, हो सकता है भाई कुछ हमें मिल जाए, ठीक है। क्योंकि पुरातत्व विभाग में जो भी व्यक्ति कार्यरत हैं या जो भी लोग यहाँ हैं, उनका केवल एक ही उद्देश्य होता है कि हम जो संस्कृतियाँ हैं, जो खोजें हैं, जो चीज़ें हैं, उनको हम प्राप्त कर पाएँ, और कहीं ना कहीं उनकी गहराई तक हम जा पाएँ, जितने ज़्यादा हम जा सकें, ठीक। तो उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये बात चल रही होगी। तो उनने क्या किया, अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए या और ज़्यादा इसकी रिसर्च करने के लिए, एक व्यक्ति है जिनका नाम आता है दयाराम साहिनी, ठीक है, आप फोटो भी इनकी देख सकते हैं, ठीक है, ये आपके जॉन मार्शल है, ठीक है। तो दयाराम साहिनी को इनने क्या किया, हड़प्पा भेजा, ठीक है, कि भाई आप जाओ वहाँ पर और चीज़ों को देखो। तो दयाराम साहिनी ने क्या किया, वहाँ पर कुछ खुदाई करवाई, ठीक है। और जब खुदाई हुई, है ना, जब खुदाई हुई, ठीक है, तो एक आश्चर्यजनक घटना यहाँ पर हम कह सकते हैं, ये एक आश्चर्यजनक चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई, ठीक है, कि जब इनको खुदाई जब इन्होंने कराई, भाई कुछ ईंटें मिली, तो हम इतना ज़्यादा सोच नहीं सकते थे कि क्या होगा, कि इतना बड़ा एक सिविलाइजेशन या इतनी बड़ी एक सभ्यता, और वो भी भारत में, ठीक है। तो ये दुनिया के लिए या भारत के लिए मतलब एक सब्जेक्ट बन गया, एक विषय बन गया, जिस पर आज भी रिसर्च क्या है, जारी है, और हम चीज़ों को खोजने में लगे हुए हैं, ठीक। तो जब इन्होंने खुदाई करी, तो इन्हें देखा कि यार यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक शहर का शहर पूरा हड़प्पा मिल गया इनको खुदाई में, ठीक। तो और उसके अलावा इतनी सारी चीज़ें प्राप्त होती चली गई कि ये आप उसको आगे
समझने वाले हैं, उसको जानने वाले हैं कि भाई वो चीज़ें क्या थी, ठीक। तो इस तरह इस सभ्यता की खोज होती है और 1921 में दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के निर्देशन में या नेतृत्व में ये खोज करी है। तो इतना जानना हमारे लिए सफिशिएंट है, ठीक है। और भी आप इसके बारे में जान सकते हैं, पर इतना सफिशिएंट है। इसमें अगर हम कोई क्वेश्चन भी बन रहा होगा, चीज़ें होंगी, तो उसको हम बड़े आराम से हैंडल कर पा रहे होंगे, ठीक। तो एक बेसिक सी कहानी है जो आपको यहाँ पर क्लियर हो रही होगी भाई 1921 में किस तरीके से यहाँ पर खोज करी गई, ठीक। अब इस खोज को हम आगे बढ़ाएंगे और चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन वन बाय वन करेंगे और हम चीज़ों को जानेंगे कि भाई क्या क्या मिला और कितना। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं विस्तार के बारे में या एक्सपांशन के बारे में कि भाई जब जो इसकी खोज करी गई तो हम स्थलों को भी देखेंगे क्या मिला कैसा मिला, ठीक है। पर इसका अगर हम विस्तार देखें कि इसकी कहाँ से कहाँ तक ये सभ्यता फैली हुई थी, या सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है, एक्सपांशन है, वो हमें कहाँ से कहाँ तक देखने के लिए मिलता है, ठीक। हो सकता है कि ये 3 नंबर में कभी आपसे पूछा जाए, ठीक है, या किसी क्वेश्चन में आपको कोड करना हो तो आप इसको डायग्राम को है ना सिंपली आप इस तरीके से ब्लॉक डायग्राम बना के और आप बता सकते हो कि भाई इन 4 पॉइंट्स के ऊपर हम बात करते हैं विस्तार के बारे में कि हाँ ये 4 पॉइंट हमें मिले हुए हैं। जिसमें आप देखते हो तो नॉर्थ में या उत्तर में आपको एक स्थान मिलता है जिसका नाम है मांडा, ठीक है, ठीक, मांडा है ना। और ये आपको कहाँ मिलता है, तो ये आपको जम्मू कश्मीर या जम्मू में मिलता है, ठीक है ना। और ये चिनाब नदी के पास आपको मिलता है, ठीक। तो थोड़ा सा याद रखने की कोशिश इसको आप करें कि भाई चिनाब नदी के पास हमें क्या मिलता है, मांडा नामक स्थान मिलता है, ठीक है ना। और ये उत्तर का सबसे अंतिम स्थल आपका माना जाता है, मतलब इसके आगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम नहीं कह सकते हैं कि आगे कुछ होगा, क्योंकि ये लास्ट स्थल माना गया है, इसलिए हम यहाँ पे इसको देख रहे हैं। अब साउथ में हम बात करें कि भाई साउथ में क्या है भाई इसका लास्ट, है ना। तो साउथ में इसका जो लास्ट पॉइंट है वो आपको महाराष्ट्र तक मिलता है, या महाराष्ट्र में ये कवर होता है, ठीक है। महाराष्ट्र तक जाता है साउथ में ना, साउथ इंडिया तक आपको नहीं जाना केरल तक, ठीक है। हमें कहाँ तक जाना है, महाराष्ट्र तक जाना है। महाराष्ट्र तक ये फैली हुई थी, इसका मतलब है कि भाई ये इस क्षेत्र में फैली हुई थी ये सभ्यता, है ना। इसका सीधा मतलब क्या निकल रहा है कि ये सभ्यता इस क्षेत्र में फैली हुई थी, ठीक है। और अब ये वाला भाग जो है वो पाकिस्तान में आपको देखने के लिए मिल रहा है, बाकी क्षेत्र आपको भारत में देखने के लिए मिल रहा है। इस तरीके से चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र में एक स्थल मिलता है जिसका नाम क्या है, दायमाबाद, ठीक है, या दैमाबाद करके लिखा होता है, कुछ जगह इसको दैमाबाद भी लिख देते हैं, ठीक है, दैमाबाद या दाइमाबाद। दाइमाबाद या दैमाबाद जो है ये प्रवरा नदी के किनारे आपको मिल रहा है। देखो जितने भी साइट्स या स्थल हैं कहीं ना कहीं वो नदियों के किनारे ही मिल रहे हैं और सभ्यताएं भी नदियों के किनारे ही मिल रही हैं, तो इसका बहुत बड़ा एक कनेक्शन है, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र में आपको प्रवरा नदी के किनारे ये मिलता है, ठीक। आगे हम बात करते हैं तो आप अगर इसको पूर्व में बात करोगे कि भाई पूर्व में ये सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी, ठीक है, तो पूर्व में या सबसे लास्ट पॉइंट पर जो आपको स्थल मिला है उस स्थल का नाम क्या है, आलमगीरपुर है। और ये आपको कहाँ से मिल रहा होगा, तो उत्तर प्रदेश में मेरठ में आपको ये मिल रहा होगा, मेरठ यूपी, ठीक है। तो मेरठ यूपी में आपको एक स्थान मिलेगा जिसका नाम क्या है, आलमगीरपुर, ठीक है। और यहाँ नदी जो मिल रही होगी उस नदी का नाम क्या है, हिंडन नदी है, ठीक। फिर अगर हम यहाँ पश्चिम में बात करें कि पश्चिमी स्थल सबसे पश्चिम में जो स्थल मिला है सभ्यता का, वो सिविलाइजेशन का, वो स्थल कौन सा है, तो वेस्ट में या पश्चिम पश्चिम में जो स्थल मिला है आपको वो बलूचिस्तान के अंदर आपको मिल रहा है, ठीक है, जिसको आप पाकिस्तान के अंदर वर्तमान में देख सकते हैं, ठीक है। पहले नहीं था, अब आप देखेंगे तो ये पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, बलूचिस्तान के अंदर। और यहाँ पर एक नदी थी, इस नदी का नाम क्या था, दासक नदी, ठीक है। दासक नदी में ही आपको एक स्थान मिलता है, इस स्थान का नाम क्या है, सुतकांगी डोर। तो ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमें ये चारों स्थल बहुत अच्छे से याद हों, ठीक है। रिवर या नदी का नाम भी हमें याद होना चाहिए, ठीक है। और हमें पॉइंट की लोकेशन ज़रूर पता हो मैप के अंदर कि ये पॉइंट हमें वर्तमान में कहाँ मिल रहा है, ठीक। क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग के अंदर इसको कोड करेंगे, ठीक है, मैप के अंदर, तो चीज़ें काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन आपको देखने के लिए मिल रहा होगा चीज़ों को, ठीक है। चाहे आप 5 नंबर में इसको बना रहे हो, ठीक है, चाहे आप 3 नंबर में इसको बना रहे हो। तो अगर आप मैप के है ना एक इंडिया का एक मैप बना लेते हो और उस मैप में आप लोकेशन बता देते हैं कि भाई पहले यहाँ था और अब इसकी पोजीशन यहाँ है, तो काफ़ी अच्छा इंपैक्ट उससे मिल रहा होगा कि भाई चलो ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा पता है, पहले की स्थिति भी पता है, वर्तमान स्थिति भी पता है, ठीक है। और आप मैप के ऊपर पॉइंट को जब लोकेट करते हो ना तो उससे एक अलग इंप्रेशन मिलता है कि भाई हाँ आपको चीज़ें बहुत परफेक्ट तरीके से पता है, और यही हम आपसे डिमांड कर रहे थे ना। तो चीज़ें कोशिश करें कि मैप के ऊपर हम बनाएं, ठीक है। चलिए, आकार की अगर हम बात करें कि भाई जब हम इस सभ्यता को देखते हैं, इसका एक्सपांशन, इसका विस्तार देखते हैं कि हमें यहाँ पर सुतकांगेडोर मिलता है ना, ये आपको जम्मू कश्मीर में मांडा मिलता है, आलमगीरपुर मिलता है और यहाँ पर ये दायमाबाद मिलता है। जब हम इन चारों पॉइंटों को कनेक्ट कर देते हैं तो जो ये भूमि दिख रही है, जो ये लैंड दिख रहा है आपको, इसका आकार कुछ इस तरीके का बन जाता है और इसको हम त्रिभुजाकार कह पा रहे हैं, ठीक है। चतुष्कोणीय भी कुछ जगह कहा जाता है, पर आप इसको एग्जैक्ट ट्रायंगुलर ही माना है ना, क्योंकि एक ट्रायंगल का जैसा शेप यहाँ पर ये दिख रहा है, मैंने इसीलिए इसको एक उस शेप में बना दिया है कि जब आप इस पिक्चर को देखेंगे तो दिमाग में चीज़ें एकदम से सेट आपकी हो जाएंगी, है ना, हम उसको जल्दी नहीं भूलेंगे, ठीक। दूसरी बात हम क्या देखें, दूसरी बात हम ये देखें कि भैया पूर्व से पश्चिम, ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक जब हम विस्तार देख रहे हैं तो ये 1600 किलोमीटर बन जाता है। मतलब आप यहाँ से इस लाइन को देखें अगर, ये आपका पूर्व हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा, तो ये जो पूरा विस्तार है ये पूर्व से पश्चिम तक कितना है, तो ये 1600 किलोमीटर बनता है, ठीक।
जैसे आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना भाई, पूर्व से पश्चिम कितना है, उत्तर से दक्षिण कितना है, तो ठीक है वैसे ये सभ्यता में जो इसका एक्सपांशन या विस्तार है उसको आप यहाँ पर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, साथ ही साथ अगर हम उत्तर से दक्षिण देखेंगे भाई, उत्तर से दक्षिण कितना है, तो उत्तर से दक्षिण आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 1400 किलोमीटर का विस्तार देखने के लिए मिल रहा है। ठीक, और समुद्री सीमा की अगर बात करें कि समुद्री सीमा से लगा हुआ जो क्षेत्र है इस सभ्यता का वो कितना है, तो वो 1300 किलोमीटर के आसपास माना जाता है। ठीक, तो जब आप इसको लिख रहे होंगे, है ना, फिर वही बात कि भाई 3 नंबर या 5 नंबर में जब भी आप इसको लिख रहे होंगे, तो अगर आप इन पॉइंट्स का यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी बात ठोस होगी, और ये एहसास हो रहा होगा एग्जामिनर को कि, है ना, इस बात को लिखने वाला व्यक्ति चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ रखता है। ठीक, और भी पॉइंट आप डाल सकते हैं, पर इतने अगर आप कर लेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। ठीक है ना, एक डायग्राम आप बना के बता सकते हैं, अगर 3 नंबर में कभी आकार पूछा जाए या शेप पूछा जाए या इसका विस्तार पूछा जाए, तो आप इन सारे पॉइंट्स को नदी के किनारे शो कर सकते हैं, और पहले और अभी की वर्तमान पोजीशन बता सकते हैं कि भाई अभी भारत में है तो अभी भी भारत में है, पहले भी भारत में था, पहले भारत में था अब पाकिस्तान में है, तो उससे काफ़ी अच्छा इंपैक्ट पड़ रहा होगा। एक सिंपल सा एक मैप आप इंडिया का बना लेंगे, ठीक है, और उस मैप में आप कोशिश करेंगे कि भाई चीज़ों को आप बता पा रहे हो कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का ये विस्तार था, इस तरीके से ये फैली हुई थी, यहाँ यूपी है, यहाँ ये आपका महाराष्ट्र है, ठीक है, ये आपका जम्मू कश्मीर है, जम्मू है, ठीक है, और ये आपका पाकिस्तान में बलूचिस्तान है। ठीक, तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक, आगे अगर हम देखें तो इस सभ्यता का, ठीक है, जो क्षेत्रफल है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, या इसको हम राउंड फिगर में बात करें तो ये आपका 13 लाख वर्ग किलोमीटर या 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर बन जाता है। अर्लियर का मतलब है भैया ये पहले, है ना, पहले जब हम सभ्यता की बारे में जानते थे, हमने इसकी खोज करी, तो हमने देखा कि भाई पहले इसका एरिया जो था वो इतना था। ठीक है, करेंगे। अब वर्तमान की बात अगर करें, प्रेजेंट की, है ना, कि वर्तमान में ये कितना है, तो वर्तमान में आप इसको कितना कहेंगे, 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर, मतलब ये एरिया और ज़्यादा फैल गया है, खोजें होती चली जा रही हैं, स्थल मिलते चले जा रहे हैं, तो इस सभ्यता का एक्सपांशन या विस्तार अब जो है वर्तमान में वो कितना है, 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर, मतलब ये सभ्यता काफ़ी ज़्यादा विस्तृत थी, काफ़ी ज़्यादा एरिया में फैली हुई थी, इससे आप अनुमान ये लगा पा रहे होंगे। ठीक, अब हम बात करें कि भाई इस सभ्यता में जितने भी स्थल अभी तक खोज के दौरान हमें मिले हैं, लगभग ये माना जाता है कि 1400-1500 के आसपास छोटे बड़े सब मिलाकर स्थल यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इनमें हम देखें अगर, तो 3 कंट्री यहाँ पर अब बन जाती हैं, पहले एक ही था सब कुछ, ठीक है, अब 3 कंट्री बन जाती हैं। भारत यहाँ पर आ जाता है आपका, पाकिस्तान आ जाता है, और अफगानिस्तान आ जाता है। अफगानिस्तान में भी 2 स्थल इसके मिले हैं ना, ये एक नई बात है, ठीक है, कि अफगानिस्तान में भी इसके 2 स्थल प्राप्त होते हैं, जिनमें आपका मुंडीगोक और सोर्तगोई नामक 2 स्थान आपको यहाँ पर प्राप्त होते हैं, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर भी इसके काफ़ी अधिक स्थल आपको प्राप्त यहाँ पर आप देख सकते हो कि मिले हैं, लगभग ये 475 है ना, इसको लगभग हम माने तो ज़्यादा बेहतर है कि भाई हाँ लगभग इतने स्थल होंगे, कम ज़्यादा ये हो सकता है ना, रिसेंट में अगर आप चेक करेंगे तो हो सकता है नंबर चेंज हो गया हो। ठीक, 475 के लगभग जो स्थल हैं ये आपको पाकिस्तान के अंदर मिलते हैं, जिनमें कुछ प्रमुख हम देखें अगर, ठीक है, तो पंजाब जो पाकिस्तान का है उसमें मिलते हैं आपको, ठीक है, सिंध प्रांत में मिलते हैं, बलूचिस्तान में मिलते हैं, गनेरी बाला में मिलते हैं, तो ये कुछ स्थान है जहाँ से ये स्थल प्राप्त होते हैं। ठीक, भारत में अगर बात करें तो भारत में सर्वाधिक स्थल आपको इसके प्राप्त होते हैं, अगर कभी पूछा जाए कि भाई कहाँ हमें सर्वाधिक स्थल प्राप्त होते हैं, 925 के आसपास जो स्थल हैं वो भारत में प्राप्त होते हैं। ठीक है, और लगभग 500 या आप कह सकते हैं कि भाई 475, ठीक है, या 450 से अधिक स्थल जो है आपके पाकिस्तान में प्राप्त होते हैं, और 2 स्थल रिसेंट में आप देख सकते हैं कि भाई अफगानिस्तान में आपको प्राप्त यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक, भारत में तो आप देख ही चुके हैं भाई विस्तार, है ना, तो जम्मू कश्मीर में आप कह सकते हैं कि मांडा हमें मिला है, ठीक है ना, पंजाब में भी आपको स्थल मिले हैं, हरियाणा में आपके स्थल मिले हैं, गुजरात में आपके मिले हैं, राजस्थान में मिले हैं, उत्तर प्रदेश में मिले हैं, और महाराष्ट्र में मिले हैं। ध्यान रखें मध्य प्रदेश में कोई भी स्थल प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, हो सकता है कभी एमपीपीएससी में क्वेश्चन बन जाए कि इनमें से किस एक स्टेट में हमें स्थल प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप बिल्कुल इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि भाई जम्मू कश्मीर मिला है, पंजाब में मिला है, हरियाणा मिला है, गुजरात है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, और महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश ध्यान रखें नहीं है इसमें ना, तो मध्य प्रदेश शामिल नहीं है, क्योंकि नहीं वाले क्वेश्चन जो है नेगेटिव क्वेश्चन एमपीपीएससी काफ़ी ज़्यादा बनाता है। ठीक है, तो आप इसका बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी ये क्वेश्चन बन सकता है, तो हम उसको भी फोकस करके चल रहे होंगे। जब हम प्री को पढ़ रहे होंगे तो हम फैक्ट ही फैक्ट की बात करेंगे, तो काफ़ी अच्छी से चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो ये आप थोड़ा सा देख लें यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अब अगर हम काल निर्धारण के संदर्भ में बात करते हैं, तो अलग अलग विद्वानों के द्वारा, अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग विचार या मत प्रकट किए गए हैं इसके समय को लेकर। ठीक, अगर बात कही जाए कि हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम है इसको निर्धारित करें अगर हम, ठीक है, तो विद्वानों के लिए सबसे ये टफ या मुश्किल काम रहा है
इसके काल का निर्धारण करना, क्योंकि काल निर्धारण के संबंध में विभिन्न विद्वानों का या इतिहासकारों का मत अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग साक्ष्य के हिसाब से वो अलग अलग टाइम पीरियड को बताते हैं। ठीक है, या कहते हैं कि नहीं भाई ये समय इतना है या समय ये इतना है। ठीक, तो हम जब भी आंसर में इन चीज़ों को लिखने की कोशिश करें या इसको हम कोड कर रहे हो, तो हम एक या दो इतिहासकारों का रेफरेंस लेकर चीज़ों को बता सकते हैं। ठीक है, और हम उसके पुख्ता प्रमाण भी दे सकते हैं कि भाई ये इस आधार पर ये ऐसा बताते हैं, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। ठीक, एच हेरोस करके एक इतिहासकार हैं, ये बताते हैं कि भैया ये सभ्यता जो है वो 6000 ईसा पूर्व के आसपास हमें देखने मिलती है, या इसका जो स्टार्टिंग पीरियड है वो ऐसा कुछ यहाँ पर ये बताते हैं। एम एच बत्स जो है ये बताते हैं कि 3500 से 2500 ईसा पूर्व के आसपास हमें इस सभ्यता के बारे में प्रमाण मिलते हैं और चीज़ों की जानकारी मिलती है। जॉन मार्शल का आप रेफरेंस ले सकते हैं, ये बताते हैं 3250 से 2750। ठीक है, अर्नेस्ट मैके जिनके बारे में मैंने बात अभी आपको करी थी या बताई थी, तो अर्नेस्ट मैके जो हैं इनका आप बता सकते हैं कि भाई 2800 से 2500 ईस्वी पूर्व। मॉर्टिमर व्हीलर का आप देखेंगे 2500 से 1500 ये बताते हैं। डीपी अग्रवाल 2300 से 1750 बताते हैं। ठीक है, सीजे गेट जो है वो ये बताते हैं 2300 से 1750। और एनसीईआरटी में जो माना गया है या दिया गया है वो भी आप देख सकते हैं कि भाई 2550 से 1950। पर कहीं ना कहीं जो निष्कर्ष निकाला गया चीज़ों को देखने के बाद, या जो काल निर्धारण में जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को माना गया है, सर्वाधिक जिसको मान्य बताया गया, वो बताया गया है रेडियो कार्बन विधि को, या C14 या C14 जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, के अनुसार बताया गया है, और वो बताया गया है समय 2350 से 1750। ठीक है, और हमें भी ये लग रहा है कि हाँ भाई ये चीज़ें कहीं ना कहीं सही हैं, क्योंकि इसके बाद से आप देखोगे तो पता नहीं या डिक्लाइनेशन स्टार्ट हो जाता है। अभी हमने इसलिए चरण पढ़े थे, 3 चरण पढ़े थे, तो आप देखो कि आप यही टाइम मिल रहा है आपको 2600 से 1800 या 1900 के बीच का, बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि हाँ यार ये चीज़ सही, हमें हमें भी लग रही है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं जो परिपक्व अवस्था में हमने जो पढ़ा था कि भाई परिपक्व जो स्टेज है उसमें हमने ये देखा था कि हाँ इस टाइम पर सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो हमें एग्जैक्ट देखने मिल रही है कि हाँ इसमें सारी चीज़ें देखने मिल रही हैं, बिल्डिंग है, ठीक है, जो भी नगरीकरण है, ठीक है, जो लोग हैं, जो सिविलाइजेशन है, वो यहाँ पर पीक पॉइंट पर था, और सारी चीज़ हमें यहाँ पर देखने मिल रही है कि हाँ ये विकसित भी हो गई है कम्प्लीटली, और सारी चीज़ें हैं। पर उसके बाद से पतन स्टार्ट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हाँ ये चीज़ ठीक है। पर ये चीज़ भी गलत नहीं है। अगर आप इसको भी कहोगे 5000 या 6000, तो इसके पहले कुछ संस्कृतियाँ हैं, इनमें कुछ झलक देखी गई है, और बाद में भी हमें ये चीज़ें मिली हुई हैं, तो उसके आधार पर भी इतिहासकार कहते हैं कि भाई ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी विवाद है ना, विवादित ये है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा नहीं इसको लेकर विवाद में पढ़ना है। ठीक है, आप बस 2 या 3 इतिहासकारों का रेफरेंस लेकर चलें। ठीक है, जिनमें आप देख सकते हैं, तो आप जॉन मार्शल को याद रख सकते हैं, मॉर्टिमर व्हीलर हैं, डीपी अग्रवाल हैं। ठीक है, तो इन 2-3 लोगों का रेफरेंस लेकर चीज़ों को बता सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में आप कंक्लूड करते समय ये बता दें कि भाई रेडियो कार्बन विधि या C14 या C14 के अनुसार जो है वो समय ये उपयुक्त माना गया है, और सर्वाधिक मान्य ये समय बताया जाता है कि हाँ ये एग्जैक्ट है। क्योंकि देखो ये जो समय है ना, ये समय हम अब डिस्कस कर चुके हैं कि भाई आद्य ऐतिहासिक समय है, या इतिहास का जो आद्य ऐतिहासिक समय है उसमें क्या है कि चीज़ों के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है, 100% आप श्योर नहीं है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। ठीक, अब कुछ जगह ऐसी भी है कि भाई जो पानी के अंदर होंगी, तो क्या उनके बारे में हम रिसर्च कर पाए हैं, या उनके बारे में खुदाई कर पाए हैं, या उनके बारे में हम देख पाए तो नहीं देख पाए, तो हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता नहीं चला। जहाँ तक हमने रिसर्च किया है वहाँ ये तक हमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर ही हम चीज़ों को बता सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि भाई इसका टाइम पीरियड जो है वो इतना रहा होगा या इतना होगा। ठीक, आगे आने वाले टाइम में हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस भी आपको देखने के लिए मिल रहे हो। ठीक, अब अगर हम मैप के ऊपर बात करना चाहें, ठीक है, कि जो इस सभ्यता का विस्तार है उस विस्तार में हमें और कौन कौन से पॉइंट्स हैं या और कौन कौन से साइट्स हैं जो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। ठीक, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर वाले एरिया में आपको यहाँ पर ये क्या है, मांडा मिल जाएगा। ठीक है ना, जो सबसे उत्तरी स्थल भी इसका माना जाता है। ठीक, फिर आप देखोगे कि जो पाकिस्तान में वर्तमान जो पाकिस्तान है उसमें जो पंजाब प्रांत है उसके अंदर ही आपको हड़प्पा मिल रहा है। ठीक है, डेरा इस्माइलपुर करके एक जगह मिल रही है आपको। ठीक है, चकपुरमानी, जलीलपुर, तो ये पंजाब प्रांत के अंदर आपको मिल रहे हैं। ठीक, सिंध प्रांत के अंदर हम बात करें, अगर पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, इसको मैंने थोड़ा सा साइड में लिखा हुआ है मैप से बाहर, ठीक है, जिसमें आप क्लियरली समझ पा रहे हो। ठीक, सिंध प्रांत में आप देखोगे तो मोहनजोदड़ो आपको मिल रहा होगा। चहुंदड़ो आपको एक स्थान आता है, चहुंदड़ो, हम आगे इनको सबको डिटेल में पढ़ेंगे। चहुंदड़ो आपको मिल रहा होगा, कोट दीजी मिल रहा होगा, और आमरी मिल रहा होगा। देखो स्थल तो बहुत सारे हैं, पर सारे संभव नहीं है कि हम सारे 900 या 1500 सारे पढ़ लें, नहीं है पॉसिबल। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट है जहाँ से सवाल पेपर में बनते हैं या जो पूछे जाते हैं, तो उनको हम देखने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो 4 आप सिंध में यहाँ पर पढ़ चुके हैं भाई, सिंध प्रांत जो है उस सिंध प्रांत में आपको मोहनजोदड़ो मिलता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखने की आप कोशिश करेंगे कि भाई पंजाब के अंदर हड़प्पा आता है। ठीक है, पंजाब प्रांत में है ना, सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो है, चहुंदड़ो है, कोटदीजी है, आमिरी है, ये आते हैं। ठीक है, और बलूचिस्तान जो है ना, 3 स्थान ही हमें देखने हैं पाकिस्तान में, एक तो पंजाब प्रांत है, सिंध प्रांत है, और एक बलूचिस्तान है। तो बलूचिस्तान के अंदर आपको बालाकोट मिलता है, सुतकांगेडोर मिलता है,
सुत का कोह मिलता है और डाबरकोट मिलता है। तो ये सारे आपको कहाँ मिलते हैं? बलूचिस्तान में मिलते हैं, ठीक है ना। मैप से थोड़ा सा साइड में लिखा है तो आप परेशान ना हो कि भाई ये एग्जैक्ट पॉइंट पर नहीं है ना, तो उसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है। फिर आप देखोगे यहाँ पर गुजरात वाले एरिया में, कच्छ में, ठीक है, तो कच्छ के अंदर आपको धौलावीरा मिलता है, देसलपुर मिलता है और सुरकोटदा मिलता है ना। अच्छा, इसमें नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। सुरकोटदा आपका अलग है, सुत कांगेडोर अलग है और सुत का कोह आपका अलग है, ठीक है। तो इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सेम नाम है पर थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक, और अलग अलग जगह मिल भी रहे हैं। तो सुरकोटदा जो है आपका, ये कच्छ में मिलता है आपको गुजरात में, मतलब इंडिया की साइड में ही आपको ये साइड जो है वो इंडिया में ही आपको मिल रही है। फिर आप खंबात की खाड़ी में बात करोगे तो खंबात की खाड़ी में आपको लोथल मिलता है, रंगपुर मिलता है और कोतांसी मिलता है। ये तीन आपको यहाँ पर पॉइंट मिल जाते हैं खंबात की खाड़ी में, ठीक। महाराष्ट्र में आप देखोगे तो आपको दैमाबाद यहाँ पर मिल रहा है, हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। राजस्थान वाले एरिया में आपको कालीबंगा यहाँ पर मिल रहा होगा, ठीक है, ठीक है। ऊपर आप देखोगे तो ये हरियाणा पंजाब साइड आप जाओगे तो ऊपर आपको रोपड़ मिल रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। यहीं फिर थोड़ा सा नीचे आप जाओगे तो राखीगढ़ी जो है आपका, राखीगढ़ या राखीगढ़ी जो आपको यहाँ मिल रहा होगा, ठीक है। बनाबली है या बनवाली इसको कहते हैं, ठीक है। तो बनाबली या बनवाली बुक्स में अलग अलग ये नाम मिलता है, तो आपको ये मिल रहा है। सिसबल है, कुनाल है, तो ये सारे आपको कहाँ मिल रहे हैं? इस वाले प्रांत में आपको ये मिल रहे हैं। इनको बारे हम देखेंगे भी, इनकी लोकेशन देखेंगे, खोजकर्ता का नाम देखेंगे और यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं उनको भी हम डिटेल में, जब साइट्स हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं। और एक आपको यूपी में हमने भी देखा था कि भाई हिंडन नदी यूपी में जो है वो मेरठ में आपको ये वाला जो आलमगीरपुर है ये मिल रहा है। तो जब हम फाइनली देखते हैं कि भाई इस सभ्यता का जो भी विस्तार है, जो एक्सपांसन है, वो हमें इस एरिया में देखने के लिए मिल रहा होता है, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट आपके बन रहे हैं वो सारे इसके अंदर है, मतलब ये सभ्यता यहाँ फैली हुई थी, ये नदी है आपकी, ठीक है। और जो वाइट वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं, मैं एक दूसरे कलर से इसको बना देता हूँ। तो ये वाला जो पार्ट है ना आपका, ये वर्तमान में पाकिस्तान में आ रहा है आपका, ठीक है। और इसमें से कुछ भाग आप कह सकते हैं कि भाई ये अफगानिस्तान में होगा, है ना, जिसको अपन क्या करते हैं, इसको ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। तो ये है ना, तो इनमें ही जो पॉइंट्स हैं वो आपको सारे के सारे देखने के लिए मिल रही है ना। ये आप मान लेते हैं कि भाई यूपी है, उत्तर प्रदेश है ना, तो यहाँ आपको एक पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। ये बलूचिस्तान में आपको सुतकांगेडोर मिल रहा है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर में आपको यहाँ पर मांडा मिल रहा है, ठीक है। और ये आपको महाराष्ट्र में यहाँ पर दायमाबाद या दैमाबाद यहाँ पर मिल रहा है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, ठीक, मैप में। तो कोशिश करें, अगर जैसे मान लें कि भाई अगर साइट्स आपसे पूछे जाते हैं 11 नंबर में, तो फिर आप एक डायग्राम इंडिया का बना लें, ठीक है। और उस डायग्राम के अंदर आप फिर जितने भी साइट्स 10 या 12 आप लिखना चाहें, ठीक है, तो उनके नाम आप पॉइंट टू पॉइंट एलोकेट कर देंगे तो काफ़ी अच्छा इससे इंप्रेशन पड़ रहा होगा। कि जैसे आप पंजाब यहाँ बना देते हैं, उसमें 3 नाम आप लिख देते हैं, ठीक है। सिंध आप बना देते हैं, उसमें 2-3 नाम आप लिख देते हैं। बलूचिस्तान बना देते हैं, उसमें आप 2-3 नाम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कच्छ को बता दें, खंबात की खाड़ी को बता दें, ठीक है। यहाँ पर आपका दैमाबाद आप बता दें, ठीक है। ये आप आलमगीरपुर को यहाँ बता सकते हैं, रोपड़ को आप बता सकते हैं, राखीगढ़ी है, ठीक है, बनावली है या बनवाली है, ठीक है, सिसबल है, कुनाल, कालीबंगा, ठीक है ना। तो उससे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिल रहा होगा और आपको बहुत ज़्यादा फिर लिखना भी नहीं पड़ेगा, है ना। एग्जामिनर को बिल्कुल चीज़ें क्लियर कट समझ में आ रही होंगी। फिर आप एक अलग से चार्ट बना सकते हैं। उस चार्ट के अंदर, है ना, एक मेथड आपका चार्ट वाला मेथड भी होता है कि जब बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है और लिखने का समय नहीं है या समय कम है तो हम चार्ट के थ्रू भी चीज़ें बता सकते हैं। एक चार्ट हम बना सकते हैं या एक माइंड मैप हम पेपर में बना कर आ सकते हैं भाई, इस तरीके का एक, है ना। तो इसमें हम चीज़ों को सारा ग्राफ के थ्रू हम चीज़ों को बता दें तो एग्जामिनर देख के चीज़ें समझ पाए कि भाई हाँ ठीक ठाक तरीके से चीज़ें बताई हैं, सब कुछ बताया हुआ है ना। तो उससे फिर शब्द की काउंटिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी और फिर आपको नंबर भी ठीक ठाक मिलेंगे और हम अपने कम टाइम में चीज़ों को बता पाएंगे। अब मान के चलो आप निबंधात्मक तरीके से चीज़ों को लिखकर अगर बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं समय लग रहा होगा। मान के चलो हमारे पास 3 मिनट का समय उस चीज़ को लिखने के लिए है, तो फिर हम एक चार्ट के थ्रू चीज़ों को, अगर हमें सारी चीज़ें लर्न हैं, बहुत अच्छे से याद हैं, तो हम एक चार्ट बना लें। उस चार्ट में 10 हम पॉइंट लिख लें कि भाई 10 साइट्स हैं, इस साइट के खोजकर्ता का नाम ये है और हमें ये प्राप्त हुआ है, तो आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेस होंगे, है ना। तो हम इन टेक्निक्स का थोड़ा सा यूज़ साथ में करते चल रहे होंगे जिससे चीज़ें बेहतर हो पा रही हों, ठीक है। यहाँ पर एक नोट भी दिया हुआ है कि भाई 1947 के बाद इस सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल जो है वो गुजरात में खोजे गए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये कहा जाता है कि 250 से या इससे ज़्यादा स्थल जो है वो गुजरात में आपको देखने के लिए मिलते हैं। मतलब आज़ादी के बाद या 1947 के बाद हमें इस सभ्यता के सबसे अधिक स्थल जो है वो गुजरात में देखने के लिए मिलते हैं। एक फैक्ट आपका बन जाता है, ठीक है। इस सभ्यता के साथ स्थलों को नगरों की संख्या भी दी गई है। फैक्ट मैं लास्ट में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। फैक्ट लास्ट में मैं सारे बता दूंगा जिसमें आपका प्री भी कवर हो जाए, ठीक है। जब हम चैप्टर फिनिश कर लेंगे तो लास्ट में सारे फैक्ट आपको मिल जाएंगे, या हम अगर वीडियो के अंदर नहीं भी पढ़ पा रहे होंगे तो नोट्स में मैं मेंशन कर दूंगा, तो आप नोट्स डाउनलोड जरूर कर लें फेसबुक पेज पर जाकर, ठीक है। पीडीएफ है, ठीक है। और नोट्स का हम ऐसा कर लेंगे भाई कि जैसे एक टॉपिक है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, तो इसकी कंप्लीट आपके 100 पेजेस के जो नोट्स होंगे, ठीक है, वो स्लाइड्स के थ्रू होंगे, तो मैं उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके A4 साइज़ में आपको
फेसबुक के ऊपर दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको कम्प्लीटली डाउनलोड कर लेंगे तो एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका दूसरा टॉपिक वैदिक सभ्यता होगा, तो वैदिक सभ्यता के जो कंप्लीट नोट्स होंगे वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, और नोट्स मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 3-4 अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल कराए जाएँ, जिसमें आपका एक फेसबुक हो जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, गूगल ड्राइव के ऊपर मैं उसको अपलोड करके एक लिंक वीडियो के नीचे भी देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ से भी आप वीडियो के देखने के जस्ट बाद आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर पाएँ, तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है तो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, तो वहाँ से डायरेक्ट आप गूगल ड्राइव में जाकर नोट्स को डाउनलोड कर पा रहे होंगे। ठीक है, साथ ही साथ 2-3 जगह मैं और नोट्स अपलोड कर दूंगा, तो अगर आप वहाँ भी हैं तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर पा रहे होंगे। तो सबसे पहली नीड तो यही है कि आप फेसबुक पेज को ज्वाइन करें। ठीक है, और साथ में जो आपका टेलीग्राम का नोट्स वाला चैनल है उसको ज्वाइन कर लें, या मेन चैनल जो आपका ई लर्निंग के नाम से बना हुआ है तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी वीडियोज़ की। ठीक है, और नोट्स भी आपको प्रॉपर तरीके से मिल रहे होंगे, तो साथ ही साथ चीज़ों को आप पढ़ भी पा रहे होंगे। ठीक है, और चीज़ों के साथ कनेक्ट भी हो रहे होंगे। ठीक, साथ ही साथ अगर वीडियो में चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो आप इसको शेयर ज़रूर करें। ठीक है, जिससे ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और हम चीज़ों को और बेहतर कर पाएँ। ठीक है ना, इस प्लेटफॉर्म पर या यूट्यूब पर मैंने अभी वीडियोज़ नहीं डाले हैं या बहुत ज़्यादा पढ़ाया नहीं हुआ है, अभी शुरुआत है। ठीक है, तो चीज़ें आपको धीरे धीरे मिलने वाली हैं। ठीक, तो वो 7 कौन से साइट्स हैं जिनको नगरों की संख्या दी गई है, जिनको बड़े नगरों में शामिल किया गया है, तो उनमें आपका हड़प्पा आता है, मोहनजोदड़ो या मोहनजोदारो आता है। ठीक है, लोथल आता है, धोलावीरा आता है, कालीबंगा आता है, वनावली आता है, चहुंदड़ो आता है। तो हमें इन्हीं को पढ़ना है, 10-15 जो साइट्स हैं, 20 साइड हैं, तो उन्हीं को पढ़ना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पूछी जा सकती हैं, और हालांकि पूछी भी गई हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है, दूसरे स्टेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हम छत्तीसगढ़ पीएससी के पेपर यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, या यूपी पीसीएस हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, या उनमें कैसे क्वेश्चंस आए थे। हालांकि हम आगे इनको देखेंगे थोड़ा सा कि भाई वहाँ पर पैटर्न क्या है। ठीक है, पर अभी हम एमपीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर ही ज़्यादा डिस्कशन करें या ज़्यादा बात करें, ये चीज़ आप भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वहाँ किस तरीके से इससे से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये चीज़ें करी गई हैं। ठीक है ना, तो ये रिसर्च वर्क आप थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है, जिससे एक आइडिया आपको लग जाता है। यूपीएससी के पेपर्स भी आप अगर देख पाते हैं तो वो भी देखें। ठीक है, हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, जिससे एक आइडिया आपको लग जाता है कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उससे क्या है, जो अनुमान है, जो आइडियाज़ हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प ही कर रहे होते हैं, एग्जाम में काम कर रहे होते हैं। जब पैटर्न एकदम से चेंज होता है, एग्जाम में कोई नई सी चीज़ पूछ ली जाती है, कोई नए तरीके से सवाल पूछ लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं फिर यही चीज़ें हेल्प करती हैं। जो लोग अपना दिमाग यहाँ लगा रहे होते हैं, इन चीज़ों में थोड़ा बहुत लगा रहे होते हैं कि भाई यूपीएससी का पेपर भी देखते चल रहे हैं, आसपास जो भी स्टेट्स हैं उनमें जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, यूपी में है ना, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में या गुजरात में, तो वहाँ आयोग जो है वो किस तरीके के सवाल इतिहास के अंदर पूछना चाह रहा है, राजस्थान में। ठीक है, ठीक है, तो उससे हमें एक मनसा पता चल जाती है कि यार ऐसा कुछ आगे हो सकता है क्या, कोई चेंज अगर आता है एमपीपीएससी में तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है, तो उससे एक आइडिया लग जाता है। तो आप इसको भी थोड़ा सा देख कर ही चलें, है ना। ठीक है, मेरा ये मानना है, क्योंकि एक वीडियो के अंदर या एक क्लास के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ नहीं देख सकते हैं, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। ठीक है, तो उसको आप अपने साइड से ज़रूर कवर करने की कोशिश करें। ठीक है, और आपके जो भी सुझाव और सजेशंस हैं तो वो आप वीडियो में ज़रूर कमेंट करें और चीज़ें बताएं, तो उसके ऊपर है ना डिस्कशन किया जाएगा और चीज़ें आप तक पहुंचाई जाएंगी। नेक्स्ट जो साइट्स मैंने आपको बताए हैं, तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हम पढ़ने वाले हैं, और जिसके अंदर हम देखने वाले हैं सबसे पहले हड़प्पा को हम देखने वाले हैं, मोहनजोदड़ो को देखने वाले हैं, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, बनावाली या बनावली। ठीक है, चहुंदड़ो। ठीक है, ये चहुंदड़ो लिखा होगा आपका। ठीक है, चहुंदड़ो है ना। ठीक है, थोड़ा सा क्या है, कंप्यूटर टाइपिंग में एरर आते ही हैं। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश में थोड़ा सा। ठीक है, तो आप इसको देख के चलें ना। रंगपुर, सुरकोटदा, रोपड़, कुनाल, नौसेरा, अली मुराद, दाइमाबाद, राखीगढ़ी और बनावली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, और ये तो पता होने ही चाहिए। ठीक है, अगर हम मेंस प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, या प्री भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वैसे मेरे हिसाब से मेंस की प्रिपरेशन ही करें तो प्री आपका कवर हो जाता है। ठीक है, पर आप प्री अगर पढ़ रहे हैं या 21 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इन साइट्स के बारे में काफ़ी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, खोजकर्ता का नाम तो पता होना चाहिए, और जहाँ तक आप जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनके डेट्स वगैरह याद रखें, या जो पहला स्थल है उसके बारे में तो डेट याद रखें। डेट देखो इतिहास में सारे याद रखने आवश्यक नहीं है, पर प्री में तो आप देखते हैं कि पीएससी में पूछा जाता है, तो जितने पॉसिबल हो पाएँ, जितने हम याद रख पाएँ उतने हम कम से कम रखें, है ना। कोई नेमोनिक्स के थ्रू हम याद रखने की कोशिश करें, या किसी चीज़ या किसी पिक्चर से कनेक्ट करके हम उनको याद रखने की कोशिश करें, तो बहुत सारे मेथड्स हैं, तो उनके थ्रू चीज़ों को याद आसानी से रख सकते हैं या रखा जा सकता है। ठीक, कि इस वीडियो को हम या इस लेक्चर को लेक्चर नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं, या 70 नंबर आपका ये 3 है, सेशन नंबर 3 है। ठीक है,
तो इसको हम यहाँ फिनिश करते हैं या इसको हम एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं। ठीक, इसके आगे की जो कहानी है जिसमें हम इन साइट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे, तो हम एक दिन में लगभग 4 से 5 साइट को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, एक दिन में या एक लेक्चर में 4 से 5 साइट डिस्कस करेंगे, तो बड़ी आसानी के साथ, ठीक है, आप इसको 3 लेक्चर में या 2 या 3 लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे। और जब ये कंप्लीट हो जाएंगे साइट, तो उसके बाद आपको केवल टाउन प्लानिंग पढ़ना है, तो एक लेक्चर में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ फिर हम इसमें समाज पढ़ेंगे। ठीक है, तो लगभग 2-3 लेक्चर आपके और होंगे। ठीक है, और बड़े आसानी से हम इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पा रहे होंगे। तो मैं ये सोच रहा था, या मेरा ये प्रयास था कि भाई लेक्चर जो हो वो काफ़ी छोटा बनाया जाए, मतलब 30-40 मिनट के अंदर हम सारी चीज़ों को डील कर पाएँ। तो ऐसा पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा हो पा रहा है ना। हमें तो 1 घंटे का टाइम या इससे ज़्यादा भी लेक्चर में हमें टाइम कम लग रहा है। ठीक है, तो लगता ही है। और अगर मैं चीज़ें, आप सोचो कि ये सब कुछ अगर मैं खुद लिख रहा होता पेन टैप से, तो फिर कितना भयंकर इसमें समय लग रहा होता है ना चीज़ों को समझने में, इतिहास में, क्योंकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, और उन पर हम जितना ज़्यादा डिस्कशन करें उतना ही कम है। ठीक, तो एक समस्या ये भी है। ठीक, तो स्लाइड के थ्रू ही हम चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, जितना आवश्यक होगा उतना लिखा जा रहा होगा। बट मेंस आंसर राइटिंग में तो हम लिख कर ही चीज़ें करेंगे, चाहे कितना भी समय लग रहा हो चीज़ों को लिखने में। ठीक है, क्योंकि वो तो भाई ऐसे नहीं हो सकता कि स्लाइड के ऊपर आपको 3 नंबर में बना के दे दूँ तो आप उसको सीख जाएँ, नहीं, उसको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, और उसके लिए अगर लाइव क्लासेस होगी तो और ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो पा रही होंगी, है ना, कि आपके जो डाउट्स हैं, जो चीज़ें हैं, तो वो आप मुझसे पूछ पा रहे होंगे, तो उसको तत्काल उनका आंसर भी दिया जा रहा होगा, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। तो आगे हम चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, और अभी इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। ठीक है, और इसके पहले वाले जो 2 लेक्चर हैं वो आप जरूर देखें, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तब आप लेक्चर नंबर 3 को कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, और एक सीक्वेंस में ही लेक्चर आप देखें, लगभग 6-7 लेक्चर के अंदर हम सारी चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश हमारी रहेगी। ठीक है, और दूसरे सब्जेक्ट के लेक्चर भी आपको मिलने स्टार्ट हो रहे होंगे। ठीक, तो बस आपको चैनल से जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, अगर चीज़ें आपको लग रहा है कि थोड़ा भी आपके लिए चीज़ें हेल्पफुल हैं तो आप ज़रूर जुड़ें। बार कोड को भी स्कैन करके आप मुझसे फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो फेसबुक पेज का नाम भी मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो फेसबुक पेज को भी आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, आपको वीडियो के अंदर ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो फेसबुक पेज भी आप डायरेक्ट मुझे इससे ज्वाइन कर सकते हैं सर्च करके। ठीक है, और मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में, तो आगे की चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं।